Okay, then let's start with question number 1. The Articles of Association of Rajasthan Toys Private Limited provide that the maximum number of directors of the company shall be 10. Presently, the company is having 8 directors. The board of directors of the said company desire to increase the number of directors to 16. Advise whether under the provisions of the Companies Act 2013 the board can do so. तो यहाँ क्या एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके आर्टिकल्स कहते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 10 होंगे. फ़िलहाल उनके पास 8 डायरेक्टर्स हैं और अब वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं टू 16. तो अब हम देखेंगे कि आंसर कैसे लिखना है इसका. सब आंसर जो होगा वो हम 4 पार्ट्स में जनरली डिवाइड करते हैं. पहले तो हम उनके प्रोविजंस को एक्सप्लेन करेंगे, एप्लीकेबल प्रोविजंस क्या क्या हैं, फिर उसको केस के साथ डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली हम कंक्लूजन देंगे. तो यहाँ है सेक्शन 149 सबसेक्शन 1. एवरी कंपनी shall have a board of directors consisting individual as director and minimum number of directors in case of public companies 3, private companies 2 and 1 person company is 1. तो 149(1) कहता है कि हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिविजुअल जो होंगे वो ही डायरेक्टर बन सकते हैं और जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो पब्लिक कंपनी के लिए 3 हैं, प्राइवेट के लिए 2 हैं और 1 पर्सन ओपीसी कंपनी के लिए है 1 डायरेक्टर. जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सबके लिए हैं 15. जो प्रोवाइजो है 149(1) का वो कहता है कि कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि अगर एसआर पास करेंगे तो हम 15 से ज़्यादा भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं. इस तरह से अब हम क्वेश्चन के जो आंसर क्वेश्चन में जो पूछा उसको आंसर करेंगे कि फ़िलहाल उनके पास 10 हैं आर्टिकल्स के बराबर. आर्टिकल्स में 10 डायरेक्टर्स कहे हुए हैं. तो पहले उनको अल्टर करना होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को, जहाँ से वो 10 से 16 तक इंक्रीज़ कर देंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को, और दूसरा एसआर उनको फिर से पास करना होगा ताकि वो इंक्रीज़ कर सके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 16, और ये एक ड्यूली कन्वेड जनरल मीटिंग पर ही वो कर सकते हैं. Now question number 2. ADJ Limited has 10 directors on its board. 2 of the directors have retired by rotation. तो ये देखिए पहले तो रोटेशन वाला कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे. रोटेशन का जो कंसेप्ट है अंडर सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 वो जो है वो अप्लाई होता है सिर्फ पब्लिक कंपनी पे ही. तो ये बात याद रखने की. और यहाँ पे जो ADJ लिमिटेड है ये एक पब्लिक कंपनी है. इसमें 10 डायरेक्टर हैं, 2 रिटायर बाय रोटेशन हुए एट एनुअल जनरल मीटिंग. द प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप एंड द मीटिंग हैज़ नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व्ड नॉट टू फिल द वैकेंसी. सिंस द AGM could not complete its business, it adjourned to a later date. At this adjourned meeting also, the place of retiring directors could not be filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy. अब यहाँ पे क्या हुआ, मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई और वैकेंसी भी फिल नहीं की, और ना ही मीटिंग में कहा गया, एक्सप्रेस किया गया कि हम वैकेंसी जो है फिल नहीं करेंगे. इस वजह से जो AGM था वो एडजर्न हो गया लेटर डेट पे, और जो एडजर्न मीटिंग है उसमें भी वैकेंसी ना फिल की गई और ना ही एक्सप्रेसली कहा गया कि हम वैकेंसी जो है वो फिल नहीं करेंगे. इसके रिलेशन में क्वेश्चन हमको पूछा गया है, वेदर इन सच सिचुएशन द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड. क्या वही डायरेक्टर जो रिटायर हुए थे क्या फिर से वही रीअपॉइंटेड हो जाएंगे, ऐसा माना जाएगा. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी योर आंसर इन केस एट द एडजर्न मीटिंग रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ दीज डायरेक्टर्स वर लॉस्ट. रेजोल्यूशन रखा गया था लेकिन वो हार गए. तीसरा क्वेश्चन है, वेदर सच डायरेक्टर्स कैन कंटिन्यू इन केस डायरेक्टर्स डू नॉट कॉल जनरल मीटिंग. अगर जनरल मीटिंग ही वो लोग हेल्ड ना करें तो क्या होगा. तो इसका हम आंसर देखेंगे. आंसर में सेम वही होगा, पहले हम प्रोविजंस एक्सप्लेन करेंगे. तो एज पर सेक्शन 152 क्लॉज 152(7)(a which provides that if at annual general meeting at which a director retires and the vacancy is not so filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall be stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place
or if that day is national holiday till the next succeeding day which is not a holiday at the same time and place। तो ये तो हमारा एडजर्नमेंट जो मीटिंग होते हैं उसका प्रोविज़न पहले हमने एक्सप्रेस किया है कि अगर कोई भी मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग में अगर कोई डायरेक्टर रिटायर होता है और उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, वो वैकेंसी जो है वो फिल नहीं की गई है और ना ही मीटिंग में एक्सप्रेसली कहा है कि वो वैकेंसी फिल होने वाली है, तो वो मीटिंग क्या होगी, एडजर्न हो जाएगी एट द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस। और अगर वो नेशनल हॉलीडे अगर आता है अगला हफ्ता तो वो उसके नेक्स्ट सक्सीडिंग डे पर होगी विच इज़ नॉट अ हॉलीडे। सेक्शन 152(7)(b वो कहता है कि इफ़ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो द प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज़ नॉट फिल्ड अप एंड द मीटिंग हैज़ नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व्ड नॉट टू फिल द वैकेंसी द डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड। तो ये क्या कहता है, एडजर्न मीटिंग में भी अगर फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है तो क्या होगा, रिटायरिंग डायरेक्टर को हम डीम टू बी रीअपॉइंटेड माना जाएगा अनलेस, कंडीशन क्या है इसकी कि एडजर्न मीटिंग पे और एट प्रीवियस मीटिंग एक रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर वॉज पुट एंड लॉस्ट, वो रखा गया था और लेकिन उसको डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया गया था, या फिर he has given a notice in writing addressed to company and BOD expressing his desire not to be reappointed or re-elected और he is disqualified। यानी कि या तो डायरेक्टर ने कह दिया हो कि हम वो फिर से रीअपॉइंट नहीं होना चाहता या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ये हमने पहले सारे प्रोविजंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्वेश्चन के रिलेशन में जो जो प्रोविजन है वो एक्सप्लेन किए गए हैं और फिर अब हम आंसर करेंगे कि इन द फर्स्ट केस द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन रीअपॉइंटेड। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है कि वेयर द रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स वर लॉस्ट, तो क्या होगा, द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड। और जो थर्ड केस है उसमें हमें थोड़ा एक और प्रोविजन एक्सप्लेन करना है जो कि है 152(6)(c वो कहता है कि 1/3 ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे वो रिटायर होंगे एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, और ये जो रिटायरमेंट होगी वो AGM पर होगी और ये रिटायर जैसे ही वो लोग रिटायर हो जाएंगे एज सुन एज द AGM इज हेल्ड। सेक्शन 96 कंपनीज एक्ट का वो कहता है कि हर कंपनी को अदर देन 1 पर्सन कंपनी उसको हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी ही है, यानी कि कंपनी के ऊपर एक तरह से कंपल्शन है ही। इसलिए क्या आंसर हमने दिया है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड AGM वेयर बाय दीज डायरेक्टर्स विल बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स क्या करें कि वो रिटायर होने वाले हैं तो वो कहेंगे कि हम AGM ही नहीं बुलाएं तो हम रिटायर ही ना हों, तो ऐसा काम वो नहीं कर सकते। ओके देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। प्रिंस लिमिटेड desires to appoint additional director मतलब section 161(1) on its board of director. The articles of the company confer upon the board to exercise the power to appoint a director. As such, M is appointed as an additional director. In light of the provisions of the Companies Act, examine whether M can continue as director if annual general meeting is not held within the stipulated period and is adjourned to a later date. Second question is, can the power of appointing additional director be exercised by AGM? Third question, as a company secretary, what checks would you make after M is appointed as an additional director? तो यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर के प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन है जो कि हमने मेंशन किया था 161(1). provides that the articles of the association of a company may confer on its board। तो BOD के पास पावर है कि वो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सके, और वो भी कब, जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि अव्वा ने BOD को पावर दे रखी हो। किसको अपॉइंट कर सकते हैं, अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एट अ जनरल मीटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई इंसान, कोई बंदा जो AGM में यानी कि मेंबर से जिसको अपॉइंट नहीं किया है उन्होंने डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर, वो कोई उसके पास दूसरा रास्ता बोल के वो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल नहीं हो सकता बाय एज बीइंग अ एडिशनल डायरेक्टर।
वो वहाँ पे भी एलिजिबल होना चाहिए, तभी वो बन सकता है यहाँ। एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम एंड सच डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट AGM और द लास्ट डेट ऑन विच सच AGM शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। और इस ये जो एडिशनल डायरेक्टर होगा उसका टेन्योर कब तक होगा, या तो अगली AGM की डेट तक या फिर लास्ट डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। M कैन नॉट कंटिन्यू एज डायरेक्टर टिल द एडजर्न एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि हमने पहले ही प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया है उसके हिसाब से ही कि उसको डेट ऑफ द AGM तक ही वो डायरेक्टर रह सकता है, या फिर लास्ट डेट ऑन विच AGM कैन बी शुड हैव बीन हेल्ड। सिंस ही कैन होल्ड द ऑफिस of directorship only up to the date of AGM or the last date on which AGM should have been held, whichever is earlier. Such an additional director shall vacate his office latest on the date on which AGM could have been held under section 96 of the Companies Act. He cannot continue in the office on the ground that the meeting was not held or could not be called within the stipulated time. Second question का आंसर है the power to appoint additional director vests with the board of directors only and not with the members. The only condition is that board must be conferred such power by articles. लास्ट जो क्वेश्चन था इसके अंदर कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप कौन से चेक्स पुट फॉरवर्ड करेंगे इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ही मस्ट हैव गॉट DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और he must furnish the DIN and a declaration that he is not a disqualified to become a director under the Companies Act 2013. He must have given his consent to act as a director and such consent must have been filed with the registrar within 30 days from his appointment. His appointment is made by board and BOD and not the members. His member is entered in the statutory records as required under the Companies Act. So now moving forward to question number 4. The board of directors of XYZ Limited filled up a casual vacancy caused by the death of Mr. P by appointing Mr. C as a director on 3rd April 2018, which was subsequently approved by the members in the immediate next general meeting. Unfortunately, Mr. C expired on 15th May 2018 after working about 40 days as a director. The board now wishes to fill up the casual vacancy by appointing Mrs. C in the forthcoming meeting of the board. Advise the board in this regard as per the provisions. तो यहाँ क्या हुआ, XYZ लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, उसके बोर्ड में एक कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई बाय द डेथ ऑफ मिस्टर P। अब यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो P है उसकी अपॉइंटमेंट हुई होगी एट अ एनुअल जनरल मीटिंग, बराबर AGM में ही उसकी अपॉइंटमेंट हुई होगी। तो जब P की डेथ हो गई तो हमने बोर्ड ने मिस्टर C को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया और बाद में उसका अप्रूवल भी हो गया एट द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टर C भी जो है वो भी एक्सपायर हो गए और अब बोर्ड चाहती है कि ये जो वैकेंसी हुई है इसको भी हम कैजुअल वैकेंसी ट्रीट करके मिसेस C को अपॉइंट करना चाहते हैं। तो बताइए कि क्या बोर्ड ऐसा कर सकती है। सेक्शन 161 subsection 4 of the Companies Act 2013 provides that if office of any director appointed by the company in general meeting is vacated before his term of office expires in the normal course, the resulting casual vacancy may, in default of and subject to any regulations in the articles of the company, be filled by the BOD at a meeting of the board and which shall subsequently approved by members in the immediate next general meeting। यानी कि जो सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 है वो कहता है कि कोई भी डायरेक्टर जो कि अपॉइंट हुआ गया था जनरल मीटिंग में, अगर उसकी ऑफिस अगर बीच में ही एक्सपायर होती है, टर्म जो है वो रुक जाता है, तो उस वजह से एक कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है और ये जो कैजुअल वैकेंसी होगी वो फिल की जा सकती है बाय द बोर्ड इन इट्स बोर्ड मीटिंग और उनको सब्सिक्वेंटली मेंबर से
इमीडिएटली जो नेक्स्ट बोर्ड जनरल मीटिंग होगी उसमें वो अप्रूवल ले सकते हैं. प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन सो अपॉइंटेड shall hold office only up to the date to which director in whose place he is appointed would have held office if it had not been vacated. यानी कि अगर जो बोर्ड जो वैकेंसी जो फिल करेगी वो जो पर्सन होगा वो कब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है, जब तक कि जिसकी जगह पे वो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है वो ऑफिस होल्ड करता, अगर वैकेंसी क्रिएट नहीं होती तो. In view of the above provisions, in the given case, the appointment of Mr. C in place of the deceased director Mr. P was in order. In the normal course, Mr. C could have held his office as a director up to the date to which Mr. P would have held the same. However, Mr. C expired on 15th May 2018 and again a vacancy has arisen in the office of director owing to that of Mr. C, who was appointed by the board and approved by the members to fill up the casual vacancy resulting from P's demise. Vacancy arising on the board due to vacation of office by the director appointed to fill a casual vacancy in the first place does not create another casual vacancy under section 161(4). ये सबसे मेन पॉइंट है. इसमें क्या लिखा गया है कि जहाँ हम एक डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं जो कि खुद कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए अपॉइंट किया गया था और अब उसकी ही डेथ की वजह से अगर फिर से वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो वो अनदर एक कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 161(4) क्रिएट नहीं हो रही है जो खुद ही कैजुअल वैकेंसी के लिए अपॉइंट किया गया था. That such casual vacancy is created by the vacation of office by any director appointed by the company in the general meeting. Hence, BOD cannot fill in the vacancy arising from the death of Mr. C. तो यही बात हो गई कि मिस्टर सी की जगह पे मिसेस सी को अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कैजुअल वैकेंसी है ही नहीं, क्योंकि मिस्टर सी की जो अपॉइंटमेंट थी वो खुद ही कैजुअल वैकेंसी थी. The board may however appoint Mr. C as an additional director. ये हमें एक अल्टरनेटिव व्यू और एक एडिशनल अपना एडवाइस दे के आनी है उनको कि अगर वो चाहें तो मिसेस सी को एज एन एडिशनल डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161(1) वो अपॉइंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज द बोर्ड टू डू सो, इन विच केस मिसेस सी विल hold the office up to the date of next annual general meeting or the last date on which annual general meeting should have been held, whichever is earlier. ये 161 का प्रोविज़न है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देख लिया था. Coming to the next question, question number 5. Mr. John is a director of MNC Limited which had accepted deposits from public. The financial position of MNC Limited turned very bad and it failed to repay the deposits which fell due for the payment on 10th April 2017 and such repayment has not been made till 5th May 2018. यानी कि एक साल से ऊपर हो चुका है. Another company, JKL Limited, wants to appoint the said director Mr. John as a director at its annual general meeting to be held on 6th May 2018. You are required to state with reference to the provisions of Companies Act 2013 whether Mr. John can be appointed as a director of JKL Limited. तो यहाँ क्या एक कंपनी है MNC Limited, उसके अंदर उस कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं और ड्यू डेट होने के बावजूद एक साल बीतने के बावजूद उसने रीपेमेंट किया नहीं है. तो इस केस में उनके जो डायरेक्टर्स होंगी उनकी क्या पोजीशन होगी, क्या वो उस कंपनी में रीअपॉइंट हो सकते हैं या वो किसी और कंपनी में अपॉइंट हो सकते हैं, ये सब से हमको डील करना है. तो इस छोटा सा ही आंसर है, इसमें पहले हम प्रोविजंस बताएंगे जैसे कि है डिस्क्वालिफिकेशन वाला आंसर है ये. सेक्शन 164 2B of the Companies Act 2013 states that where a person is or has been a director of a company which has failed to repay its deposits on due date and such failure continues for 1 year or more, then such person shall not be eligible to be appointed as a director of any other company
for a period of 5 years from the date on which such company in which he is a director failed to repay its deposits. यानी कि 5 साल तक वो डायरेक्टर जो है वो फेल हो जाएगा कि वो कहीं और पे रीअपॉइंट नहीं हो सकता। यानी कि उन्होंने जो 2017 से जो उन्होंने किया है, तो ये जो हमारा जो फेलियर वाला जो पीरियड जो काउंट होगा वो 10 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होगा। यानी कि 5 ईयर्स फ्रॉम 2017 यानी कि 2023 तक वो 2022 तक वो अपॉइंट नहीं हो सकता कोई और कंपनी में। In the instant case, MNC Limited has failed to repay its deposit on due dates and the default continues for more than 1 year. Hence, Mr. John is not eligible to be appointed as a director of JKL Limited. ये एक नया प्रोविज़न है कि वो दूसरी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। जो MNC लिमिटेड जहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो रहा है वहाँ पे वो डायरेक्टर माना जाएगा, लेकिन दूसरे कहीं पे वो अपॉइंट नहीं हो सकता। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस पर रिलेटेड है। XYZ लिमिटेड इज़ अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 20 करोड़ रुपीज़ का एज ऑन 31 मार्च 2018 और टर्नओवर है 150 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 13। रेफरिंग टू द अबोव प्रोविजंस, state the minimum number of independent directors the company should appoint and how many independent directors are to be appointed in case XYZ Limited is a listed company। फिलहाल हमें एक बार अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी दी हुई है, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी होती तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते वो हमें बताना है। हमेशा की तरह हम यहाँ पे भी पहले प्रोविजंस और एप्लीकेबल रूल्स जो है वो सब हम बताएंगे। तो यहाँ पे रूल नंबर ये याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014, द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, कम से कम 2 डायरेक्टर होने ही चाहिए। कौन कौन सी कंपनी है वो? वैसी पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिपेंचर्स डिपॉजिट्स हैं वो है एक्सीडिंग 50 करोड़। तो यहाँ पे रूल 4 के अंदर 3 कंडीशंस हैं, 3 क्राइटेरिया हैं, जिसमें से एक भी फुलफिल अगर होता है तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने ही चाहिए बोर्ड में। पब्लिक कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन्स डिपेंचर्स और डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एक्सीडिंग है, मोर देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ मोर देन 50 करोड़ वाला है। इन द प्रेजेंट केस XYZ लिमिटेड इज़ अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 20 करोड़, टर्नओवर ऑफ 150 करोड़, यानी कि ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, उससे एक्सीड हो रहा है। तो यहाँ पे XYZ लिमिटेड को कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो रखने ही होंगे अपने बोर्ड पर। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें था कि अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसको क्या करना होगा। तो उसके लिए सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 करिए और उतना तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही होगा अगर आपकी जो कंपनी है वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। इन द प्रेजेंट केस XYZ लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड कंपनी एंड टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज़ 13। तो 13 यहाँ पे डायरेक्टर हैं, तो 13 का 1/3 हम जो करेंगे तो वो आता है 4.33, जो कि हम एटलीस्ट का है ना, तो हमें 4.33 को हम 4 नहीं कर सकते, उसको राउंड ऑफ करना होगा टू द हायर नंबर, दैट इज नंबर 5। तो एटलीस्ट 5 डायरेक्टर्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। एज पर द एक्सप्लेनेशन गिवन टू 149(4) स्पेसिफाइज दैट एनी फ्रैक्शन कंटेन्ड इन सच 1/3 शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1, जो हमने अभी डिस्कस की बात। और साथ ही साथ हमें ये भी लिखना है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल और जो टर्नओवर या फिर जो आउटस्टैंडिंग लोन्स डिपेंचर डिपॉजिट वो जो हम देख रहे हैं वो हमको लास्ट डेट ऑफ
लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से वो वाली कंसिडर करनी है। और इन द प्रेजेंट केस हमें वो एजम्पशन भी हमारा लिखना है कि वो ही 31 मार्च 2018 ही हम लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं।